नमस्कार अर्थशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों का। अब मैं लघुत्तरीय प्रश्न लेने जा रहा हूँ। बजट का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। बजट का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ बजट। बजट शब्द का उद्गम फ्रांसीसी शब्द बुजेट अर्थात चमड़े के थैले से हुआ। बजट में आय व व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं। आय और व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं आने वाले साल के लिए। इसमें व्ययों को करने के लिए विभिन्न साधनों व पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जितने भी खर्च करने उसके लिए विभिन्न साधनों और पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। यह आय व्यय का एक वार्षिक वितरण है। यह आय व्यय का क्या है? वार्षिक वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बजट को निम्न प्रकार परिभाषित किया। बिलोवी क्या कहते हैं? बिलोवी के अनुसार बजट एक साथ ही एक रिपोर्ट है, एक अनुमान है, एक प्रस्ताव है। यह ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वित्तीय प्रशासन की समस्त प्रक्रियाओं में संबंध स्थापित किया जाता है, उनमें तुलना की जाती है और उनको समन्वित किया जाता है। यह बिलोवी ने दिया। गेस्टन जेजी के अनुसार एक आधुनिक राज्य का बजट समस्त लोक प्राप्तियों और व्ययों की एक भविष्यवाणी और एक अनुमान है तथा कुल व्यय करने और कुछ प्राप्तियां एकत्र करने के लिए एक अधिकार भी है। रेन स्टोर्म के अनुसार बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की स्वीकृत की हुई योजना निहित होती। मतलब बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की स्वीकृत की हुई योजनाएं निहित होती हैं। चलिए अगला है। टेलर के अनुसार बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के अनुमान तथा बजट के प्रस्तावित व्ययों के अनुमान के साथ साथ प्रदान करता है। व्ययों के अनुमान साथ साथ प्रदान करता है। एक तो अनुमान देता है और अनुमान के साथ साथ प्रदान करता है प्रस्तावित व्ययों को। आगे नियोजन या नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट की विशेषताएं बताइए। किसमें? नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट की विशेषताएं, बजट की प्रमुख विशेषताएं। नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था, एक नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि कर का प्रभाव अधिकाधिक न्यायपूर्ण रहे। कर का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो न्यायपूर्ण रहे। नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट सदैव राष्ट्रीय नियोजन के बृहत उद्देश्यों पर आधारित होता है। बजट राष्ट्रीय नियोजन के, राष्ट्रीय योजनाओं के बृहत उद्देश्य, बड़े उद्देश्यों पर आधारित होता है। नियोजन के प्रारंभिक काल में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर प्रायः घाटे का बजट बनाया जाता है। नियोजन के प्रारंभिक काल में विकास को ध्यान में रखकर घाटे का बजट बनाया जाता है। बजट को धीरे धीरे संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। एक और बचा, राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में बजट की भूमिका सकारात्मक होती है। आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन या पूरा करने में बजट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब आया है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, इन दोनों में अंतर। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार करती है, सरकार की राजस्व प्राप्तियों में उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्त वर्ष से होता है। माने जिस वित्त वर्ष का बजट है उसी वित्त वर्ष से अगर राजस्व प्राप्तियां हुई तो उनका संबंध, राजस्व प्राप्तियों का संबंध उसी आय से जिस वर्ष वो रखी जाती हैं। मतलब सरकार की राजस्व प्राप्तियों में उस आय को रखा जाता है, राजस्व प्राप्तियों में उस इनकम को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है जिसके लिए बजट बनता है। आयों के उन समस्त स्रोतों को पूंजीगत प्राप्तियों में रखा जाता है जिसका भुगतान उसी वित्त वर्ष में ना होकर किसी आगामी वित्त वर्ष में, माने उसी वर्ष में अगर प्राप्ति आय को रखा गया, आय की प्राप्ति हुई तो वो राजस्व प्राप्तियां, और पूंजीगत प्राप्तियां आने वाले वर्ष में यानी किसी आगामी वित्त वर्ष में किया जाता है जिसका भुगतान उसी वित्त वर्ष में ना होकर किसी आगामी वित्त वर्ष में किया जाता है। राजस्व प्राप्तियां अल्पकालिक होती हैं जबकि पूंजीगत प्राप्तियां दीर्घकालिक होती हैं। राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं मैंने कर की प्राप्तियां वो अल्पकालिक और जबकि पूंजीगत प्राप्तियां दीर्घकालिक होती हैं। इसे चालू खाता भी कहते हैं, इसे पूंजी खाता भी कहते हैं। मैंने राजस्व प्राप्तियों को चालू खाता ये बार बार आती जाती रहती हैं और पूंजी खाता स्थायी खाता, इसलिए इसे पूंजी खाता कहते हैं। इससे खाते में आय के अन्य स्रोतों को शामिल किया जाता है जिसके बदले में कोई भुगतान नहीं करना होता। मतलब इसे खाते में आय के उन स्रोतों में शामिल किया जाता है जिसके बदले में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। इसे आय खाते में उन समस्त स्रोतों के साधनों को रखा जाता है जिसके बदले में सरकार को भुगतान भी करना आवश्यक होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। बजट का अर्थ एवं इसके 4 उद्देश्य बताइए। बजट का अर्थ हम पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। अब उद्देश्य बताना, बजट के प्रमुख उद्देश्य एवं महत्व।
हिसाबदेहिता, बजट का मुख्य उद्देश्य हिसाबदेहिता एक अकाउंटेबिलिटी का है। लोकतंत्री शासन व्यवस्था में कोई भी व्यय व करारोपण बिना संसद या विधानसभाओं की स्वीकृति के या अनुमति के, विधानसभाओं या संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जाता। यहाँ इस बात की व्यवस्था की जाती है कि व्यय के लिए जितनी राशि स्वीकृत की जाती है उससे अधिक राशि व्यय नहीं की जानी चाहिए, उससे अधिक राशि व्यय नहीं कर सकते, ये ध्यान रखा जाए। ये उद्देश्य आय व्यय का अनुमान लगाना, बजट के आधार पर राष्ट्र की कुल आय एवं कुल व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं तथा ब्याज के आधार पर आय प्राप्ति के साधनों की खोज की जाती है। सरकारी वित्त में व्यय की मदों के आधार पर आय के साधनों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। योजना से संबंधित, किससे संबंधित है ये? योजना से संबंधित। बजट का उद्देश्य योजना से संबंधित होता है और जो भी बजट बनाया जाता है उसमें योजना को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार जो योजनाएं बनाई जाती हैं वे भी बजट का रूप धारण कर सकती हैं, क्योंकि दोनों ही में भविष्य की आय एवं व्यय को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया जाता है, बजट में भी और योजना में भी। राजकोषीय उपकरण, बजट एक राजकोषीय नीति का प्रमुख उपकरण है। अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, अर्थव्यवस्था में वांछित यानी जरूरी आवश्यक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बजट नीति का निर्धारण किया जाता है। कराधान एवं सार्वजनिक व्यय के स्तर तथा प्रतिरूप एवं सामाजिक ऋण के प्रबंध के द्वारा आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, कीमतों की स्थिरता तथा आय एवं संपत्ति के वितरण में विषमता कम करना वांछित लक्ष्य है। आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, बजट के माध्यम से सरकार आय और व्यय के संबंध में नियंत्रण रखती है। बजट के माध्यम से, बजट के द्वारा ही वो आय और व्यय के संबंध में नियंत्रण रखती है एवं इसके प्रयोग के लिए उचित नीति का निर्माण करती है। बजट के बिना सार्वजनिक कोषों का समुचित रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। अब इसमें फिर पूछा एक प्रश्न में, बजट को परिभाषित कीजिए, बजट के प्रकार बताइए। तो बजट की परिभाषा प्रश्न क्रमांक लघुत्तरी के प्रश्न क्रमांक 1 में हो चुका है, अब तो केवल बजट के प्रकार बताना है। तो प्रकार देखिए क्या क्या है बजट के। संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट, यदि बजट में आगम यानी आय और व्ययों की राशि समान हो, बजट में दोनों राशि समान हो तो संतुलित बजट कहा जाता है। आय की राशि और व्ययों की राशि समान हो तो संतुलित बजट। यह एक आदर्श व्यवस्था होती है। वर्तमान समय में सरकार चाहते हुए भी संतुलित बजट को नहीं बना सकती, क्योंकि सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि हो जाती है आय की अपेक्षा, आय कम होती है और सार्वजनिक व्यय खर्च ज़्यादा होते हैं, इसलिए घाटे के ही बजट बनाए जाते हैं, संतुलित बजट नहीं बनाए जा सकते। इस प्रकार सरकार द्वारा बढ़ते हुए व्ययों पर रोक बढ़ते हुए खर्चों पर रोक लगाते हुए केवल उतना ही धन व्यय करने की नीति को अपनाया जाता है या अपनाया जाए जितनी की उसकी कुल आय होती है। असंतुलित बजट यानी अनबैलेंस्ड बजट, असंतुलित बजट से आते ऐसे बजट से जिसमें सरकार की आगम एवं व्ययों में समानता नहीं होती। असंतुलित बजट के 2 प्रकार होते हैं। घाटे का बजट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब सरकार की आय की तुलना में व्यय अधिक करने लगती है, यानी सरकार इनकम यानी कमाने की तुलना में खर्च ज़्यादा करने लगती है, तो उसे घाटे का बजट कहेंगे। वर्तमान समय में घाटे के ही बजटों का अधिक प्रचलन है। इस बजट में कुल मांग में वृद्धि करके देश के आर्थिक क्रियाओं को ऊंचा रखने के उद्देश्य से सरकारी करों से प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया जाता है। व्यय अधिक किया जाता है, आय कम प्राप्त होती है सरकार को, तो ये घाटे के बजट ही चल रहे हैं अभी। आधिक्य का बजट उस घाटे के बजट के ठीक विपरीत होता है। जब कभी सरकार के बजटों में आय की अपेक्षा व्यय कम हो, यानी आय अधिक हो, उसकी इनकम ज़्यादा होती है सरकार की और खर्चे कम करती है, तो वो आधिक्य बजट कहलाता है। तो इस प्रकार के बजटों को आधिक्य बजट कहा जाता है। वर्तमान समय में उस प्रकार के बजटों को नहीं अपनाया जाता। सामान्य बजट, जिन बजटों का निर्माण सामान्य परिस्थितियों में आर्थिक आधार पर किया जाता है उन्हें सामान्य बजट कहा जाता है, परंतु इन बजटों में सरकार की समस्त क्रियाओं का सही विवरण नहीं होता। पूंजीगत बजट, कैपिटल बजट, ऑर्डिनरी बजट, पूंजीगत बजटों के अंतर्गत केवल पूंजीगत मदों को ही सम्मिलित किया जाता है। इस बजट को सामान्य बजट से अलग रखा जाता है तथा इस बजट के व्यय की मदों को सार्वजनिक ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है। अंतरिम बजट, जब सरकार किसी विशेष परिस्थितिवश पूरे वर्ष हेतु आय व्यय के अनुमान तैयार करने में असमर्थ रहती है तो वर्ष के कुछ महीने हेतु
वर्ष के कुछ महीनों के लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आय व्यय के प्रावधान किए जाते हैं। आय व्यय के प्रावधान किए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट। उन्हें क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट। अगला आता है घाटे के बजट से क्या आशय है? घाटे के बजट से क्या आशय है? इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव बताइए। घाटे के बजट से क्या आशय है? घाटे के बजट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। घाटे के बजट का अर्थ सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि घाटे का बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती। सरकार की आय कम है और खर्चे ज़्यादा करती, इसको ही घाटे का बजट कहते हैं। इस व्यवस्था में सरकार अपने घाटों की पूर्ति नोट छाप कर करती है। जो सरकार अपने घाटों की पूर्ति नोट अधिक मात्रा में छपवा के करती है। ऐसी नीति अपनाने का सार यह होता है कि सरकार अपनी आय से अधिक मात्रा में व्यय करती है, जो उसे करारोपण, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय, जो सरकार के उपक्रम है उनमें, जनता से प्राप्त ऋण, जमा एवं कोष तथा अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त होती है। सरकार इस घाटे की पूर्ति या तो अपने संचित कोष यानी एक्यूमुलेटेड बैलेंस से संचित कोषों को काम में लाकर करती है, या बैंकों से उधार लेकर, मुख्य रूप से देश की केंद्रीय बैंक से इस तरह मुद्रा निर्माण करके, मतलब मुद्रा निर्माण करवाती है और उससे उधार ले लेती। घाटे के बजट के प्रभाव। घाटे के बजट के अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था से मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है। यह वेग केवल नोट छापकर ही नहीं बल्कि बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों और साख सृजन से भी बढ़ता है। चलन वेग। घाटे की वित्तीय व्यवस्था ने निजी निवेशों को प्रोत्साहित किया है तथा नए नए विनियोगकर्ता भी उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश पाने लगे हैं। घाटे के बजट ने यह किया है, जो निवेश करना जरूरी है तो सरकार बच जाती अपने काम करने से, लोगों से काम करवा लेती निजी लोगों से। घाटे के बजट के फलस्वरूप उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे संपूर्ण मांग में वृद्धि होती है, अतः उत्पादक अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होता है। परिणाम स्वरूप रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं। घाटे के बजट के कारण ही रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं, उत्पादकता बढ़ती है, मांग में वृद्धि होती है, उत्पादन भी बढ़ता है और रोजगार का भी सृजन होता है। इसलिए घाटे का बजट अच्छा होता है, ये माना। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रयोग करते समय सरकारी नियंत्रणों का होना आवश्यक है। समुचित सरकारी नियंत्रणों के अभाव में घाटे की वित्तीय व्यवस्था अनियंत्रित हो जाएगी। घाटे का बजट का आय के वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती हैं, जिससे व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, जबकि दूसरी ओर श्रमिक एवं वेतनभोगी वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। ये इसका प्रभाव था। अगला है प्रश्न, केंद्र सरकार के बजट में दर्शाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घाटों को स्पष्ट कीजिए। घाटे के बजट से क्या आशय? सरकार के बजट में दर्शाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घाटों का वर्णन कीजिए। 2 प्रश्न, घाटे के बजट से क्या आशय? यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। संकेत, जो घाटे के बजट का तो पिछले प्रश्न क्रमांक 6 में के उत्तर में ये बता दिया, लेकिन अब यहाँ केवल जो घाटे के बजट के प्रकार हैं वो देखते हैं। बजटीय घाटा, कितने प्रकार का घाटा होता है वो बताना है हमें। चलिए, बजटीय घाटा। यह घाटा राजस्व तथा पूंजीगत खातों के अंतर्गत दिखाई जाने वाली समस्त प्राप्तियों तथा समस्त व्यय का अंतर होता है। इस प्रकार किसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा राजस्व के रूप में प्राप्त आय और किए गए व्यय का अंतर। बजटीय घाटा क्या होता है? जो उसने राजस्व प्राप्त किया उसकी आय और जो उसने खर्च किया उस व्यय, दोनों को घटाएंगे आपस में, तो जो अंतर आएगा वही बजटीय घाटा है। राजस्व घाटा, यह घाटा केवल राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है। मैंने करों से प्राप्त राजस्व राशि और उस राजस्व राशि को खर्च करना, दोनों में जो अंतर होता है वो राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा। यह घाटा केंद्र सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाता है: भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया ट्रेजरी बिल की शुद्ध वृद्धि तथा सरकार की बाजार उधार में केंद्रीय बैंक का योगदान। राजकोषीय घाटा, एक और राजस्व प्राप्ति में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जोड़कर दूसरी ओर ऋण सहित कुल खर्च निवल पुनर्भुगतान का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह बजट घाटे में ऋणों और अन्य देयताओं को मिलाकर बनता है। संक्षेप में राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय प्लस उधार एवं अन्य देयताएं।
ऐसे इसको बताया। प्राथमिक या प्रारंभिक घाटा, प्राथमिक या प्रारंभिक घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारियां निकालने के बाद जो राशि बचती है वो प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज की अदायगियां, ब्याज देने वाली अदायगियां, ब्याज देने वाली राशियां, इसको कहा जाता है। अब आता है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है। जैसे पुल निर्माण, सड़क निर्माण या सरकार की परिसंपत्तियां हैं, इन पर जो खर्च होता है वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय माने सरकार जो परिसंपत्तियों को निर्माण करती है उस पर जो खर्च करती है उसको कहते हैं पूंजीगत व्यय, पूंजीगत खर्चा। पुल निर्माण, सड़क निर्माण आदि। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय ऐसे खर्चों को कहते हैं या ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे ना तो सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ना ही आय होती है। वेतन और पेंशन, ये राजस्व व्यय हैं। वेतन और पेंशन में जो खर्चा होता है सरकार का वो राजस्व व्यय है। इनसे ना तो सरकार को आय होती है और ना ही सरकार की उत्पादन क्षमता इनसे बढ़ती है। जबकि पूंजीगत व्यय से सरकार की जो उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और आय भी होती है। चलिए, पूंजीगत व्यय व्यवसाय की कमाई क्षमता को बढ़ाता है। पूंजीगत व्यय व्यवसाय की कमाई क्षमता को बढ़ाता है, दूसरों के व्यवसाय की कमाई क्षमता को बढ़ाता है। राजस्व व्यय कमाई क्षमता में वृद्धि नहीं करता। पूंजीगत व्यय का लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। पूंजीगत व्यय का लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। राजस्व व्यय का लाभ केवल वर्तमान वर्ष तक बढ़ता है। पूंजीगत व्यय को बैलेंस शीट में एक संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है पूंजीगत व्यय को। राजस्व व्यय को ट्रेडिंग खाते या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही के व्यय में ही दिखाया जा सकता है और कहीं नहीं दिखाया जा सकता। ये ध्यान रखना। मतलब पूंजीगत व्यय को बैलेंस शीट में एक संपत्ति के रूप में दिखाया, राजस्व व्यय को ट्रेडिंग खाते या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के व्यय के रूप में ही दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से ये प्रश्न थे। अब इन प्रश्नों का ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद और देखिए।